हेलो दोस्तों, नमस्कार। घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज हम लोग कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मौर्य काल के बाद में जो मगध था और भारत साम्राज्य पूरा था, जो वो छोटे-छोटे राज्यों में बँट जाएगा। छोटी-छोटी शक्तियाँ उस पे शासन करेंगी, जैसे शुंग, कंड, सातवाहन, हिंद, यवन, शक, कुषाण, पाल। लेकिन मौर्य काल के बाद जो राजनीतिक एकता नष्ट हुई थी, उसको पुनः जो स्थापित करने का श्रेय जाता है, वो जाता है गुप्त वंश को। तो आज हम लोग जो है, वो गुप्त वंश या गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी स्थापना है गुप्त काल की, वो 275 ईस्वी में श्रीगुप्त के द्वारा की गई है। ये कौशाम्बी के आसपास गुप्त जो है सामंत थे। कौशाम्बी, मगध यानी उत्तर भारत। बाद में ऐसे कई शासक गुप्त वंश में हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है। तो इन शासकों की जो नीतियां या इनका जो कौशल था, जिसके द्वारा गुप्त साम्राज्य का खूब प्रसार हुआ और एक फिर से एक साम्राज्य की स्थापना हुई। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश का इसमें अवधि पूछा है। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो 275 में हुई है, लेकिन इसकी वास्तविक जो स्थापना है वो मानी जाती है 319 में। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कब तक है? तो लगभग लगभग 550 के आसपास तक। तो इसके निकटतम देखेंगे कौन सा उत्तर सही है। तो गुप्त वंश में किस अवधि में शासन किया? 275 नहीं ऑप्शन है, 319 है और 550 नहीं है। क्या है? 500। तो ये सबसे निकटतम आंसर इसका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। और गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? ध्यान रखना है आपको, श्रीगुप्त ने। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है कि निम्न शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया। हमने पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ। लेकिन एक शासक है प्रवरसेन, उसने जो है 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। ये जो है साहित्यकार भी था प्रवरसेन। इसकी एक रचना है सेतु बंधु। सेतु बंधु। समुद्रगुप्त जो है ये भारत का नेपोलियन इसको कहा है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का नेपोलियन जो है वो किसको कहा जाता है? एक इतिहासकार हैं विसेंट स्मिथ। कौन? विसेंट स्मिथ। इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये पूछा भी जाता है मिलान वाला, एक तरफ पुस्तकें रहती हैं और एक तरफ इतिहासकार का नाम रहता है, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हैं विसेंट स्मिथ। तो इन्होंने इसमें चंद्रगुप्त की वीरता और विजय से प्रसन्न होकर नाम दिया है भारत का नेपोलियन। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ये पहला शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की है। परम भागवत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन देखिए, इसमें भी पीएससी में भी पूछा गया है। पिछले 3 बार तो ये पीसीएस में पूछा गया। छत्तीसगढ़ का जो पीसीएस है, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। निम्नलिखित में किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देखिए, जो ये कौन सा राजा होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये गुप्त साम्राज्य जो था, या फिर गुप्त जितना भी गुप्त वंश है, जितने राजा हैं, उनमें सबसे जो प्रतापी राजा है वो क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त में कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। उसके कई 100 वर्षों बाद जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई है। इसमें भी चंद्रगुप्त के नाम से कई शासक हैं। इसमें पहला जो चंद्रगुप्त है उसको चंद्रगुप्त प्रथम कहते हैं, गुप्त वंश का जो शासक है। और दूसरा गुप्त वंश का जो शासक है उसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। तो ये जो है ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य। तो इसका नाम क्या था? देवराज या फिर देवगुप्त भी इसी का नाम है, देवराज या देवगुप्त। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। बाकी जो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। परम भागवत की पहला शासक जो उपाधि धारण करेगा, परम भागवत। कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त फर्स्ट का नाम एक जगह आता है, इसने क्या बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, वह प्रथम शासक जो परम भागवत की उपाधि धारण किया। तो इसका क्या उत्तर है? समुद्रगुप्त। ठीक है।
अब कई जगह जो है ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो फिलहाल ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस तरह का यदि क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बी ही टिक करना है, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस एक से संबद्ध है? अब देखिए, इस इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है ये मूल रूप से अशोक का स्तंभ है। किसका है? अशोक का। और ये कहां था? ये कौशाम्बी में था। इसमें अशोक के बारे में जानकारी है, साथ साथ में इसमें 3 शासकों का और लेख लिखा है। इसी स्तंभ पे सबसे ऊपर जो है अशोक का लेख है, उसके नीचे जो है 3 और शासकों का लेख है। समुद्रगुप्त के समय में संभवतः या कौशाम्बी से जो है प्रयाग लाया गया था इलाहाबाद, और इसमें समुद्रगुप्त के शासन और गुप्त वंश की जानकारी लिखी हुई है। इस पे जो लिखा है वो हरिसेन है, जो दरबारी कवि थे। इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन है? हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, जो इस पे लेख लिखा हुआ उसको क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब जो प्रशंसा में जो लिखा जाता था, उसके शौर्य के बारे में, राजाओं के युद्धों के बारे में, उसको प्रशस्ति कहते थे। इनकी विजयों का इसमें वर्णन है। इसके अलावा एक शासक का जो उल्लेख है, अशोक हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, एक और जो शासक का उल्लेख है उसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। इसको इसमें जो है जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख है। बाद में जब इलाहाबाद का किला बन रहा था, तो ये जो स्तंभ है वो किले के बाद में जब इसकी चारों ओर बाउंड्री बन रही थी, तो बाउंड्री में आ रहा था, तो इसको गिरा दिया गया इस स्तंभ को। बाद में अंग्रेजों ने इसको फिर से स्थापित करवाया। तो ये इलाहाबाद का जो किला है, अकबर का किला, उसके पास में ही स्थापित है इस समय। तो इस पे ध्यान रखेंगे, 3 शासकों का उल्लेख है, अशोक का है और समुद्रगुप्त का है और जहांगीर का भी उल्लेख है, इसमें बीरबल का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, इसका उत्तर फिर क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबद्ध है? तो इसका उत्तर दोनों होगा, ये अशोक से भी संबद्ध है और समुद्रगुप्त से भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी एंड डी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, इलाहाबाद अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? अब जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, किसके शासन के बारे में सूचना देता है? ऑप्शन देखिए, तो इसमें एक ऑप्शन मिल गया, कौन सा? समुद्रगुप्त। ठीक है, हरिसेन किसका था? दरबारी कवि, तो याद रखना है किसका था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? किसके बारे में? कुमार समुद्रगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, इसीलिए बार बार ये रिपीटेड है। घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन जो दूसरे एग्जाम में है उनको भी उसी तरह से रख दिया गया है, इसलिए कई क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। तो भले संख्या ज्यादा लगती है लेकिन उतना समय नहीं लगता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? और साथ में जब ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो याद भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है इन्होंने, जो है जो दक्षिणापथ था उसमें जितने राज्य आते थे, 12 राज्य, उन सबके शासकों को पराजित किया। और उस समय एक नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो उसके तहत सबको माफ करके पुनः राज्य वापस लौटा दिया। तो जिन जिन शासकों को हराया उन सबके उसमें नाम उल्लेख है। इसमें कौशल के जो थे महाराजा महेंद्र, इनका नाम है। ठीक है, बाकी ये सभी नहीं है उसमें। तो एक नाम याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह का भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर देखिए 12 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे निम्न में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है उस पे अशोक का एक तो मिलता है लेख, और दूसरा इनमें से कौन है? तो इनमें से है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर का जो राजतिलक हुआ था उसके बारे में उल्लेख है इस पे। नेक्स्ट, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी किसने? तो ये है भारत का जिसको नेपोलियन कहा जाता है, कौन है? समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन, पृथ्व्या प्रथम वीर। ठीक है, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर, पहला वीर। ठीक, नेक्स्ट, कथन पढ़ना है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। तो हरिसेन किसके दरबार से संबंधित है? समुद्रगुप्त। इसके बाद में क्या है? दूसरा है, उसने देवी चंद्रगुप्त महाकाव्य की रचना किया। तो देवी चंद्रगुप्त तो है नहीं, इसकी किसकी है? ये विशाख दत्त की है, याद आया? विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस आपने पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस, जिससे कि मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। उसी के समय में रचना हुई है देवी चंद्रगुप्तम की। ये दोनों के लेखक यही है, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो ये गलत हो गया, हरिसेन। हरिसेन ने किसकी रचना किया है? प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो ये 14 में लिखना, कथन पढ़ने थे और उत्तर देना था शायद कि कौन सा?
सही है, देखें क्या है। एक और है बीच में, वह प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता, तो तीसरा सही है, पहला और थर्ड सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा है कि दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रयाग प्रशस्ति में इन सब लोगों का उल्लेख, हमने बताया कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको जीता था और पुनः वापस कर दिया था, तो ये सभी हैं। इसको याद रखने की कोशिश करिए कि जैसे जो धनंजय है ये कुस्तलपुर का था, नीलराज जो है अवमुक्त से संबंधित है, ये उग्रसेन पालक्का से संबंधित है, और विष्णु गोपा जो बचा वो कांची से संबंधित राजा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। दिल्ली की जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसको मेहरौली लौह स्तंभ लेख भी कहते हैं। ठीक है, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से एक स्तंभ मिला है जिसमें किसी चंद्र नाम के शासक का उल्लेख है, और जो इसकी पहचान की गई है वो की गई है चंद्रगुप्त प्रथम के रूप में, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। ठीक है, और ये इस समय वर्तमान में कहाँ है? जो कुतुब मीनार, यदि आप कभी गए होंगे दिल्ली में, कुतुब मीनार इसके परिसर में लगा हुआ है, उल्लेख है, उसके बारे में जानकारी है। और इसके ऊपर जो सबसे शीर्ष में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र था। अब इस समय तो नहीं है वो, लेकिन भूतकाल में रहा होगा। और इसकी विशेषता है उस समय की मेटलर्जी। मेटलर्जी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे इतने सालों से, हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन उस पर रस्टिंग नहीं शुरू हुई है, जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो याद रखना है, दिल्ली की जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उसके प्रांगण में जो लौह स्तंभ है जिसको मेहरौली लौह स्तंभ कहते हैं, तो इसमें चंद्र नाम के किसी शासक का उल्लेख है जिसकी पहचान की जाती है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से। आगे बढ़ते हैं, और इसको फिरोज शाह तुगलक ने लगवाया था। इसके बाद में देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो जो हूणों का पहला आक्रमण था वो हुआ है समुद्रगुप्त के समय में, यानी गुप्त काल में। तो समुद्र जो स्कंदगुप्त था, सॉरी समुद्रगुप्त शायद हमने बोला है, जो हूणों का पहला आक्रमण हुआ किसके समय में हुआ है? स्कंदगुप्त। एक अभिलेख आपको याद रखना है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। कौन सा? भीतरी स्तंभ अभिलेख। ये कहां से मिला है? ये गाजीपुर से मिला है। तो इसको स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। इसमें बताया गया है कि हूणों को जो है इसने बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो पहला जो हूण आक्रमण था वो पूरा असफल हुआ था, लेकिन जो गुप्त काल है उनके समय में बार बार हूणों के आक्रमण होंगे, और अंत में गुप्त साम्राज्य के पतन का भी एक कारण हूणों का आक्रमण भी होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो गुप्तों के समय में हूणों ने बार बार जो है पश्चिम उत्तर सीमा पर आक्रमण किए। नेक्स्ट प्रश्न, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया किसके समय में किया है सबसे पहला आक्रमण? तो स्कंदगुप्त के। भीतरी अभिलेख गाजीपुर याद रखना है आपको। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की? तो हूणों पर विजय किसने प्राप्त की है? अभी बताया हमने, स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था। स्कंदगुप्त। किससे जानकारी मिलती है इसकी? अभी बताया, कौन सा अभिलेख? भीतरी अभिलेख, जो कि गाजीपुर से प्राप्त हुआ है। समुद्रगुप्त जिसने, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, क्या नाम है? स्कंदगुप्त। आपको बिल्कुल इसको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि उसको बार बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए। 21वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? फिर से वही प्रश्न आ गया। अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन इन्होंने सारे प्रश्न उठा के रख दिया है इसमें। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया? तो ये भी बताया, भीतरी स्तंभ अभिलेख। कहां है ये? गाजीपुर में है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कारणों से कौन सा कारण नहीं था? अब देखिए, इतने कारण बताए गए, इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले लिखा हूण आक्रमण, ये बिल्कुल सही है। कई हूणों के आक्रमण होंगे जिनसे कि कमजोर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। दूसरा है प्रशासन का सामंती ढांचा। सामंती व्यवस्था जो थी गुप्तों के समय में, प्रशासन की कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था थी, यानी कि जैसे संघीय व्यवस्था होती है, जो एक बड़ा सम्राट है और उसके अधीन में फिर कई कई सामंत राजा हैं, तो इस तरह की व्यवस्था को सामंती व्यवस्था कहते थे। कई बार जो है सामंत बहुत मजबूत हो जाते थे और अपनी स्वतंत्रता का दावा करते थे। तो जैसे गुप्त साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर होने लगा, जो सामंत थे वो स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, तो इस वजह से भी गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये भी एक कारण है गुप्त प्रशासन का सामंतीय ढांचा। इसके बाद लिखा है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। कई गुप्त शासक होंगे बाद में, पहले तो ये हिंदू धर्म भागवत धर्म के उपासक थे, और उसके बाद में ये बौद्धों को भी संरक्षण देना शुरू करेंगे।
और बौद्ध धर्म में इनकी ज्यादा रुचि होगी। जैसे कुमारगुप्त प्रथम, इसने जो है नालंदा बिहार बौद्ध का एक बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र बनवाया। इससे क्या हुआ कि उस समय अधिकतर जो सामंत थे वो कैसे थे, वो ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों की जो भूमि दी जाती थी, गुप्तों के समय में एक नई व्यवस्था शुरू हुई भूमिदान की। तो ब्राह्मणों को जो भूमिदान दी जाती थी उसकी जगह पे अब गुप्तों को भूमिदान दी जाने लगी, उनको बौद्धों को दी जाने लगी। इससे भी जो वहां के सामंत नाराज हुए, तो ये भी एक कारण माना जा सकता है पतन का। तो ये तीनों सही हैं, फिर कौन गलत होगा? अरब आक्रमण। अरब आक्रमण गुप्तों के समय नहीं हुए हैं। अरब आक्रमण तो गुप्तों का जब पूरी तरह से पतन हो चुका है उसके 100 साल बाद अरब आक्रमण हुए। ठीक है, गुप्तों का पतन हो गया 550 में ईस्वी में, और अब अरब आक्रमण 7वीं सदी के बाद में हुए हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। जब कंफ्यूजन हो तो देखो ज्यादा गलत कौन है। मान लो सी में कंफ्यूजन था और डी में था, तो डी तो क्लियर पता चल गया ना कि ये गलत है। अरब आक्रमण तो उस समय हुए ही नहीं, तो इसको कैसे सही मान सकते हैं? इसलिए एक ढूंढना हो तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। 24वां देखिए प्रश्न क्या है। 24वां प्रश्न लिखा है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, इसने शकों पर विजय प्राप्त की और एक उपाधि भी धारण की, इसको शकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकारी, शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। और इस उपलक्ष्य में इसने क्या शुरू किया? चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्कों को जो गुप्त काल में कहा जाता था वो रूपक या रूपेक कहा जाता था। ठीक है, और शकों का उन्मूलन पूरे पश्चिम भारत में कर दिया था, जबकि इतने मजबूत थे उस समय शक। तो कौन सा शक है? चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य जो है, इसने जब शकों पर विजय प्राप्त की उस उपलक्ष्य में इसने क्या किए? चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन में भारत की यात्रा की? अब देखिए, चीनी यात्री जो भारत में आए उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आपको क्रम याद रखना है। मैं 2-3 वीडियो में बता चुका हूं, आप लोग अच्छे वीडियो देखते होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। एक ट्रिक बताई थी, चीनी यात्रियों को फांसी हुई। ट्रिक है ये, फांसी हुई, चीनी यात्रियों को फांसी हुई। तो पहला जो शासक आया है वो क्या आया है? फाहियान आया है। पहला जो चीनी यात्री है, पहला चीनी यात्री कौन है? फाहियान है। लगभग 399 में आया है ये, 399 ईस्वी में, इसके आसपास। इस समय किसका शासन था? तो इस समय विक्रमादित्य का शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 रत्न थे, सभी एक से एक बढ़कर, कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, इस तरह के लोग। और दूसरा जो है वो सुंगयुन है, या संयुंगन भी कई जगह लिखा मिलता है इसका नाम, सुंगयुन। ये आया है 518 ईस्वी में भारत में। और सबसे जो इसमें फेमस है वो एक है वेन सांग, हर्षवर्धन के समय में जो आया है। क्या नाम है? वेन सांग। 630 ईस्वी में लगभग ये आया है। इसको आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और ई से इतसिंग है, हुई इस तरह से लिखिए, ई से इतसिंग। इतसिंग आया है, ये तो बहुत बाद में 7वीं सदी के लास्ट में आया है। तो ये क्रम याद रखेंगे। और ये कब कब आए हैं इसको याद करें। कई बार क्वेश्चन में क्रम लगाने को आता है कि दिया होगा इतसिंग, फायान, शुंगयुन, हो सकता है और पहले का कोई मेगास्थनीज वगैरह डाल दे। तो इनका क्रम जब लगाना होगा तो हम इस ट्रिक से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। शाकाहारी की उपाधि धारण किया था, शकों को हराया था इसलिए शाकाहारी की उपाधि धारण किया है, और चांदी के सिक्के चलवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कुमारगुप्त जो प्रथम है, इसमें लिखा उसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अगला देखिए, पतिक जो है, तक्षशिला अभिलेख, ये पढ़ चुके हम लोग हैं। तक्षशिला अभिलेख किससे संबंधित है? पतिक से संबंधित है। प्रभावती गुप्ता लिखा है। और इसमें लिखा है उदयगिरि गुहा अभिलेख। तो उदयगिरि जो गुहा अभिलेख है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य से संबंधित। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी ये तो गलत हो गया, गलत ही ढूंढना था। तो सी क्या है? गलत है, इसका मतलब सही होगा। कुमारगुप्त जो फर्स्ट है वो मंदसौर अभिलेख फेमस, और समुद्रगुप्त एरड़ अभिलेख, इसको ध्यान रखना भी, इसके बारे में आगे क्वेश्चन है। एरड़ अभिलेख, समुद्रगुप्त। समझ गए इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 ये है कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें एक तरफ शासक है और दूसरी तरफ रानियां हैं। तो सबसे लिखा है कि चंद्रगुप्त, इसमें ये नहीं लिखा है कौन सा चंद्रगुप्त है, लेकिन चंद्रगुप्त है। फिर लिखा है समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त प्रथम। इसका मतलब कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट है, ये पहले वाले हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप लोगों को ध्यान रखना है, कई बार इसका उल्लेख हुआ है कई लेखों में। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी पत्नी कौन है? कुबेर मंगा।
इसको कुबेर नागा भी कहते हैं, कुबेर मंगा भी कहते हैं। तो कुबेर मंगा या कुबेर नागा किसकी पत्नी है? विक्रमादित्य की पत्नी थी। ठीक है। चंद्रगुप्त जो है प्रथम, इसकी पत्नी का नाम कुमार देवी है। कुमार देवी का जो पुत्र होता है, इसी का पुत्र का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त जो कुमार देवी इन्हीं का पुत्र होता है। इसी तरह से समुद्रगुप्त जो पत्नी है दत्ता देवी, इनके पुत्र का जो नाम है वही है सबसे वीर शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। और जो कुमारगुप्त प्रथम है, लास्ट में कौन बचा? अनंत देवी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये भी बीओ में शायद 2009 में पूछा गया है, मुझे याद है क्वेश्चन। हाँ ये देखिए 2019 में, सॉरी। नेक्स्ट, ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। हूणों ने भारत पर ही आक्रमण नहीं किया, बल्कि रोमन साम्राज्य भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और रोमन साम्राज्य जब पश्चिम में खत्म हो जाएगा तो उत्तर पूर्व की ओर भारत के व्यापारी निर्भर हो जाएंगे। ठीक है। दक्षिण पूर्व, सॉरी, दक्षिण पूर्व एशिया पे। कौन से दक्षिण पूर्व एशिया में देश थे उस समय? तो चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये सभी देश। तो जब भारत के जो व्यापारी होंगे पश्चिम के बजाय ये पूर्व की ओर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है। एक बंदरगाह है ताम्र लिप्त बंदरगाह, यहां से सबसे ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार होता था। और पूरे भारत का सबसे जो प्रसिद्ध बंदरगाह यही बन जाएगा। कौन सा? ताम्र लिप्ति, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है शायद 30। हाँ, लिखा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किसी एक पत्तन से संचालित होता था। उत्तर भारतीय व्यापार गुप्त काल में, इसमें ऑप्शन है ताम्र लिप्ति, भड़ौच, काम्बे और कल्याण। ये जितने भी बंदरगाह हैं ये सभी गुप्त काल के ही बंदरगाह हैं। जो भड़ौच था ये गुजरात के पास में था, पश्चिम की ओर था भारत के। लेकिन यदि इसमें एक टिक करना हो कि कौन से पत्तन से, तो सबसे जो प्रमुख बंदरगाह है गुप्त काल में कौन सा है? ताम्रलिप्त, इसलिए इसको टिक कर सकते हैं। बाकी सभी गुप्त काल के ही बंदरगाह हैं। ठीक। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए। 31 क्वेश्चन नंबर ये है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? अब एक से यदि ज्यादा ऑप्शन चुनने का आपके पास में ऑप्शन है तो जरूर चुनेंगे, क्योंकि ताम्रलिप्त तो था ही बंदरगाह। लेकिन ये सभी बंदरगाह जो हैं कल्याण, भड़ोच, काम्बे, ये सभी गुप्त काल के ही तो बंदरगाह हैं। तो इसमें एक ऑप्शन देखिए है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक में से अधिक। तो ये ऑप्शन टिक करेंगे इस बार। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई था नहीं, आपको 4 दिए गए, एक ही टिक करना है, तो कौन सा टिक कर सकते हैं फिर? ताम्रलिप्ति सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो है। अब इसमें एक से अधिक है ऑप्शन चुनने का, तो एक से अधिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बने रखे थे। ठीक है, भारत जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क भी रखा है, साथ में व्यापारिक संबंध भी रखा है बंगाल की खाड़ी के उस पार। अब लिखा है निम्न में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती हैं? ये कह रहे हैं कि जो बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो इतिहास है, यानी जो व्यापार वगैरह शुरू करना, जो आने जाने में सुविधा होती थी, उसका एक कारण इसमें पूछ रहे हैं कि क्या कारण हो सकता है। पहला देखिए इसमें कारण लिखा है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। भारत जो है कला, संस्कृति, साइंस, इन सब में बहुत आगे था, लेकिन पोत निर्माण तकनीकी के ना तो उतने साक्ष्य मिले हैं, जबकि इससे ज्यादा जो तकनीकी है वो कई रोमन जो देश हैं उनके वहां थी। ये पोत निर्माण वाली तकनीकी भारत में उन्नत नहीं थी ज्यादा, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। अगला देखिए, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। तो ये उतना सही उत्तर नहीं लग रहा है, क्योंकि दक्षिण भारतीय यदि शासक हैं जो व्यापारियों को, ब्राह्मण पुजारियों को, बौद्ध भिक्षुओं को यदि संरक्षण देंगे, उससे समुद्री इतिहास का क्या मतलब है? इससे बंगाल की खाड़ी से जो हो रहा है, तो ये उतना ज्यादा सटीक नहीं उत्तर है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही है जो बौद्ध भिक्षु उस समय प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया गए हैं या वहां से आए हैं। अगला सी ऑप्शन है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उसने यात्रियों को सुगम बना दिया था। तो ये कि वैज्ञानिक कारण है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं तब वहां से आना आसान है। जब पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जब लौटेंगी हवाएं, तो भारत से उसकी तरफ आगमन होगा। तो ये ज्यादा जो सही उत्तर है ये माना जा सकता है। कौन सा? सी वाला। एक और ऑप्शन है क्या? डी देखे,
डी ऑप्शन लिखा है कि इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या है, तो सी सही हो चुका है, इसलिए क्या होगा, सी। 33 प्रश्न देखिए, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो श्रेणी के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, ये मौर्य काल से ही ये संगठन मौजूद है। ठीक है, ये व्यापारियों का एक संगठन होता था और इनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी। ये शासन से, राजा से एकदम स्वतंत्र होते थे, खुद सारे निर्णय लेते थे। इनके जो काम करने के नियम थे, मानक थे, जो अन्य व्यापारियों को नियंत्रित करने की जो शक्तियां थी, वो सब इनके पास थी। कीमतों को निश्चित करना, दंड देना, यहां तक कि नैतिक व्यवस्था, नैतिक जो चीजें थी, वो भी जिम्मेदारी श्रेणी की थी। समझ गए? तो देखते हैं इसमें कौन से कथन सही है पूछा है। तो इसमें पहला देखिए ऑप्शन जो लिखा है वो लिखा है प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि राजा प्रमुख नहीं होगा, वो स्वतंत्र होती थी। राजा से, प्रशासन से वो स्वतंत्र होती थी श्रेणियां। दूसरा ऑप्शन है श्रेणी ही वेतन जो है और काम करने के नियम, मानक और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, तो एकदम सही है। श्रेणी के पास बहुत सारे अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, तो ये सही है, न्यायिक अधिकार भी होता था। तो 2 और 3 सही है इसमें विकल्प। कौन सा? 2 और 3 सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो जो 34 क्वेश्चन नंबर है, इसमें गुप्त काल के समय की बात कर रहे हैं। ये कौन कौन शहर? गुजरात, बंगाल और दक्कन का पूरा क्षेत्र, साथ में तमिल। तो यदि आपको कहा जाए कि गुप्त काल में सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग व्यापार प्रसिद्ध था, तो वो है वस्त्र उत्पादन। क्या है? वस्त्र उत्पादन। यहाँ के बने हुए जो कपास से सूती वस्त्र जो थे वो विश्व प्रसिद्ध थे उस समय। साथ में रेशम के भी वस्त्र थे, जो वाराणसी के आसपास, वाराणसी बहुत फेमस था रेशमी वस्त्रों के लिए। तो ये सब जो क्षेत्र हैं, बंगाल हो, दक्कन हो, तमिल हो, ये सभी वस्त्र उत्पादन के लिए गुप्त काल में फेमस थे। 34 हो गया। प्रश्न नंबर 35 देखिए, 35 प्रश्न नंबर लिखा है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। जो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, क्वेश्चन नंबर कहां पे हम लोग हैं? 35 पे हैं। विशाख दत्त का जो मुद्रा राक्षस है, ये हम बता चुके हैं किस युग से संबंधित है, किस काल से संबंधित है। तो ये है मौर्य काल की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है, उसके वंश से संबंधित या उस समय की कुछ जो शासन व्यवस्था उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए आगे इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष है। प्राचीन हिंदू के बारे में बोल रहा है। ठीक, अगला देख लेते हैं। एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला के प्रेम की कहानी है। ये तो कुछ है नहीं ऐसा। 2 आर्य कबीलों के बीच रास्ता के संघर्ष की है, तो ये आर्य के समय की नहीं है। किसके समय से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो डी ऑप्शन में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का लिखा है नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्लभ संधियों के बारे में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मौर्य काल। याद रखना कि जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है, एक और रचना भी बताए थे थोड़ी देर पहले, याद है? देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों रचनाएं विशाख दत्त की हैं। और विशाख दत्त किसके समकालीन माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए फेमस है? गुप्त काल में आयुर्विज्ञान में किसको महारत हासिल थी, ये क्वेश्चन बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है सौमिल्य। सौमिल्य जो है बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे, नाटककार। तो ये तो होंगे नहीं आयुर्विज्ञान से। शूद्रक है, तो ये भी नाटककार, कवि और लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम, इन्होंने एक उस समय बहुत फेमस नाटक लिखा है, मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। और इसी तरह जो सौनक हैं, तो सौनक पिपलाद याद है आपको? ऋग्वेदिक काल में ऋषि थे सौनक पिपलाद, ऋग्वेदिक काल। तो बचे कौन? सुश्रुत। सुश्रुत देखो शल्य क्रिया से संबंधित है, ये शल्य क्रिया, लेकिन इनका जन्म माना जाता है 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये भी गुप्त काल से संबंधित तो नहीं है, लेकिन आयुर्विज्ञान से संबंधित है। यदि इसमें गुप्त काल ना दिया होता, निम्न में से कौन अपनी आयुर्विज्ञान विषय के लिए जाने जाते हैं? तो आयुर्विज्ञान, शल्य चिकित्सा, इनको बहुत सारा ज्ञान था, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, तो भी यदि आपको लगाना है इनमें, तो ये सब तो आयुर्वेद के बिल्कुल दूर दूर तक जानकार नहीं है। बाकी सुश्रुत आयुर्विज्ञान से संबंधित हैं और इनके समय को लेकर वैसे थोड़ा सा गलती, 600 ईसा पूर्व, यानी कि ये तो वैदिक से संबंधित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में देखिए कौन है? सौमिल्य नहीं है, ये नाटककार हो गए। शौनक पिपलाद नहीं है, ऋषि हैं ये। शूद्रक, मृच्छकटिकम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस बार क्या ऑप्शन लगाएंगे इसमें? अब इसमें इनमें से कोई नहीं है तो लगा सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ये आयुर्विज्ञान के तो हैं, लेकिन गुप्त काल के नहीं है। समझ गए? बीपीएससी में है, इसका सही उत्तर ही माना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद में क्वेश्चन नंबर 38। प्रश्न है 38, निम्न में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद से संबंध किसका नहीं है? देखिए, ये धन्वंतरी जो लिखा है, धन्वंतरी क्या थे? ये चिकित्सक थे। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं, उनमें से एक रत्न है धन्वंतरी। तो ये कौन है? चिकित्सक। तो इनका तो संबंध बिल्कुल होगा आयुर्वेद से, नहीं बताना है। और देखेंगे भास्कराचार्य, भास्कराचार्य कौन थे? ये गणितज्ञ थे और खगोल के जानकार थे, गणित के जानकार थे। चरक जो है, इन्होंने चरक संहिता की रचना किया, तो ये भी चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। चिकित्सा से संबंधित किताब इनकी है चरक संहिता। सुश्रुत जो है, वो शल्यक्रिया से संबंधित है, भी चिकित्सक हैं, सर्जन है ये, तो शल्यक्रिया हो गया। तो इसमें लिखा है कि प्राचीन भारत है, इसमें किसी गुप्त काल या कोई विशेष संदर्भ नहीं पूछा है, प्राचीन काल में पूछा है। आयुर्वेद शास्त्र से संबंध कौन नहीं रखता है, तो कौन होगा इसका? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य खगोल और गणित से संबंध है, बाकी सभी चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये क्वेश्चन हो गया 38। क्वेश्चन है 39। अब लीलावती के लेखक थे, तो जो लीलावती है उसके लेखक हैं भास्कराचार्य। एक रचना है लीलावती की, ध्यान रखना, उसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। कौन सी? सिद्धांत शिरोमणि। तो उसी का एक भाग है, उसी का एक भाग क्या है? लीलावती। इनकी पुत्री का नाम लीलावती था, भास्कराचार्य की उन्हीं के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40 है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? पहला है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के बारे में लिखा है, कौन सा कथन सही है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रथम सदी ईस्वी जो है, तो उस समय तक शल्य चिकित्सा शुरू हो गई थी। सुश्रुत ने जो सुश्रुत संहिता लिखा है, उसमें 125 प्रकार के शल्य औजारों का उल्लेख है। ऑपरेशन करने के लिए 125 तरह के औजार। उस समय जो आंख की चिकित्सा थी, कैटरेक्ट वगैरह का ऑपरेशन, जो मोतियाबिंद जिसको कहते हैं, उस सब का होने लगा था। हड्डियों के ऑपरेशन, यहाँ तक कि प्रसव वगैरह के लिए भी ऑपरेशन की बात है उसमें। तो पहला हो गया। दूसरा है, तीसरी सदी ईस्वी के प्रारंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो गया था। तो अंगों का प्रत्यारोपण का कोई किसी भी उसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, अंगों के प्रत्यारोपण का। वो भी कैसे अंग? जो आंतरिक अंग हैं, हृदय, किडनी, ये सब। तो ऐसा कोई साक्ष्य लिखित में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मानना सही नहीं होगा। पहला सही है, अंगों का प्रत्यारोपण आंतरिक अंगों का शुरू हो गया था, इसके साक्ष्य नहीं है। जो अगला लिखा है, 5वीं सदी ईस्वी में कोड का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये बिल्कुल सही है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, दो ऐसी रचनाएं हैं। कौन सी? सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, जिसमें ज्या, ज्या का मतलब जो टेक्नोमेट्री में पढ़ते हैं साइन, एस आई यानी 60 में साइन थीटा बोलते हैं, तो उस समय ज्या और कोज्या, इन दोनों का कॉस थीटा, इन दोनों का उल्लेख है किसमें? सूर्य सिद्धांत में। इसका मतलब उस समय टेक्नोमेट्री की जानकारी थी, त्रिकोणमिति का ज्ञान था, ये सही है। अगला चौथा है, 7वीं सदी में चक्री चतुर्भुज का ज्ञान था, तो चक्री चतुर्भुज की भी जानकारी थी, उसके भी साक्ष्य हैं। एक गणितज्ञ थे, नाम है ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सबसे पहले चक्री जो चतुर्भुज है उसका उल्लेख किया है। एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बना है, इसके चारों कोने कहाँ है, इसको टच करते हैं, इसको क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता बताया था कि सामने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है? हमेशा सामने सामने के जो एंगल इनका सम 180 होता है, इसको चक्री चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से सही है? पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही। दूसरा सही नहीं है, दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो वैसे सही हो जाएगा, दूसरा इसमें हटा देंगे, दूसरा इसमें हटा देंगे, अब ये बचे, तो कौन सा सही होगा? 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या है कि भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, ये कहाँ स्थित था? तो फाहियान अभी हमने बात किया था कि चीनी यात्री था, किसके समय में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था चीन से, और इसने अपने लेख में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है नगर है, उसके जो बड़े बड़े धनी व्यापारी थे, उन्होंने एक अस्पताल की स्थापना कराया है पाटलिपुत्र में, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन दिया जाता है, और पूरे देश भर से वहां पे उपचार के लिए रोगी आते हैं। ठीक है, तो कहाँ एक अस्पताल की उल्लेख लिखा है, बहुत बड़े अस्पताल का? तो पाटलिपुत्र में, तो धनी व्यापारी उनके द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त का मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उनके 9 रत्न थे। अब इन 9 रत्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप लोगों को 9 रत्नों के नाम याद रखना है। देखिए यहाँ जगह, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बताता हूँ 9 रत्न कौन थे। तो सबसे जो पहला नाम है वो है महाकवि कालिदास का। किसका? महाकवि कालिदास, ये याद रखना है। बहुत सारी इनकी फेमस रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, ये सभी। तो पहले कालिदास हो गए। दूसरा जो याद रखना है वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी ये चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक, चिकित्सा, कवि। नेक्स्ट है वराह मिहिर थे। वराह मिहिर, वराह जो मिहिर है किससे संबंधित हैं? ये खगोल के ज्ञाता हैं, खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोनॉमर हैं। एक चौथा नाम याद रखना है अमर सिंह। अमर सिंह ये क्या है? ये लेक्सिकोग्राफर है। लेक्सिकोग्राफर का मतलब जो डिक्शनरी लिखते हैं, शब्दकोश का निर्माण जो कराते हैं, शब्दकोश। इन्होंने एक शब्दकोश डिक्शनरी बनाई थी जिसका नाम है अमरकोश। इसका नाम ध्यान रखना है आपको, 4 हो गए। पांचवा है जिनका नाम है शंकु। शंकु ये आर्किटेक्ट थे, यानी वास्तुकार। नेक्स्ट देखिए 5 के बाद छठवें कौन है? छठवें हैं छपड़क। छपड़क, छपड़क किससे संबंधित हैं? तो ये हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, ये ज्योतिष, इसी को फलित ज्योतिषी भी कहते हैं। ये फलित ज्योतिषी हैं। 7वां एक नाम है वररुचि, याद रखना है आपको, वररुचि। वररुचि ये क्या है? ये ग्रामेरियन है, व्याकरण है, व्याकरण के जानकार हैं ये वररुचि। 2 और बचे हैं, एक आपको नाम याद रखना है बेताल भट्ट। कौन सा? बेताल भट्ट। विक्रम और बेताल की कहानी पढ़ी आपने, तो ये भी 9 रत्नों में से एक थे। ये जादूगर थे। और इसी तरह से 9वें और अंतिम जो रत्न हैं 9 रत्नों में से, वो हैं घटकरपर। घटकरपर ये जो है वो बहुत बड़े उस समय के कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ, चाणक्य जैसे थे कूटनीतिज्ञ, वैसे ही। तो ये 9 रत्न हैं, ठीक है। किसके? तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, उनके 9 रत्न, इनका नाम याद रखना है। साथ में ये किससे संबंधित हैं, ये भी कई क्वेश्चन आगे मिलेंगे। महाकवि कालिदास कवि हैं, विश्व प्रसिद्ध थे उस समय, इनकी जो रचनाएं हैं। धन्वंतरी चिकित्सक हो गए, वराहमिहिर खगोल विज्ञानी, अमर सिंह लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी अमरकोश के लेखक, शंकु जो है वो आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार, छपड़क जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, फलित ज्योतिषी, वररुचि हैं वो ग्रामेरियन है, व्याकरण, बेताल भट्ट जो है वो जादूगर, और घटपरकर जो है वो कूटनीतिक। ध्यान रहेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे? 42 क्वेश्चन नंबर था शायद, हाँ ये है। इसमें देखिए क्वेश्चन लिखा है 9 रत्नों में कौन फलित ज्योतिषी था। अब इसमें नाम लिखा है वररुचि, वररुचि तो ग्रामर था, ये गलत। शंकु जो है वो आर्किटेक्ट थे, ये गलत। अमर सिंह अमरकोश बनाए, डिक्शनरी बनाए, ये गलत। तो क्या बचा? छपड़क। छपड़क जो है फलित ज्योतिषी। अगला देखिए क्वेश्चन, कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो कालिदास 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन नंबर, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? दिन रात, सूर्योदय सूर्यास्त, इनकी जो संकल्पना जो सबसे पहले विश्व में दिया था, वो किसने दिया है? वो है आर्यभट्ट, ठीक है। इसी तकनीकी का कार्य जो विज्ञान, गणित, साहित्य, आर्किटेक्ट, इन सब में इतनी प्रगति उस समय हुई है ज्योतिष में, इसीलिए कहा जाता है गुप्त काल को स्वर्ण युग, एंशिएंट इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो जो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको कहते थे दीनार। क्या कहते थे? दीनार कहते थे। और जो चांदी की चलती थी मुद्रा, चांदी की, उसको क्या कहते थे? उसको रूपक या रूपक कहते थे, ठीक है। बाकी निष्क जो है वो पढ़े थे हम वैदिक काल में, निष्क जो है सोने का हार, निष्क या निशाका। नेक्स्ट, गुप्त में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे गुप्त में स्वर्ण मुद्रा को? दीनार कहते थे, समझ गए। नेक्स्ट, चांदी के करसापड़ है, चांदी का ये जो है करसापड़ क्या है? ये उसका तांबे का करसापड़ हो गया। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहते थे? तो रजत का मतलब चांदी की मुद्राएं, तो चांदी की जो रजत मुद्राएं हैं उनको क्या कहते थे? उनको रूपक या रूपक कहते थे। तांबे की जो मुद्रा थी उसको करसापड़ कहते थे। सोने को दीनार कहते थे। निष्क ये गुप्त काल की मुद्रा नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल में सोने के हार, निष्क या निशाका
कहा जाता था गले के लिए। 48 है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो सबसे पहले जो सिक्के जो जारी किए थे वो किस शासक ने जारी किए थे? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की श्रीगुप्त ने, लेकिन इनके सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य नहीं है। ये संभवतः ये सामंत रहे होंगे, इसलिए इन्होंने केवल महाराज की ही उपाधि धारण की। उस समय महाराज कहा जाता था सामंत को, तो ये सिक्के भी इसलिए जारी नहीं किए। तो सबसे पहला जो वास्तविक संस्थापक है या सबसे पहला जो प्रथम शक्तिशाली संस्थापक है गुप्त वंश का, वो क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो सिक्के जो सबसे पहले जारी करने के जो साक्ष्य हैं वो किसके हैं? चंद्रगुप्त प्रथम के ही है। इसका सही होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त सम्मत भी चलाया था। कब? 319 में इसका राज्याभिषेक हुआ है और इसी समय माना जाता है गुप्त सम्मत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। 49 क्वेश्चन नंबर ये है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? स्त्री और शूद्रों की स्थिति लगभग एंशिएंट में एक जैसी रही है। तो संस्कृत नाटक जो हैं उसमें जहां उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो वहीं पे स्त्री और शूद्र लोकल वहां की जो स्थानीय भाषा थी क्या है? प्राकृत, वो बोलते थे। नेक्स्ट देखिए, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है वो है एरड से प्राप्त। कहां से? एरड से प्राप्त हुआ है। 510 के आसपास का है। कब का? 510 ईस्वी के आसपास का। इसमें गोपीराज सेनापति होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जो पत्नी है वो सती हो जाती है। तो उसका जो पहला लिखित साक्ष्य मिल रहा है वो एरड अभिलेख से मिल रहा है। आगे, गुप्त सम्वत की स्थापना किसने किया? तो अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, गुप्त साम्राज्य का जो पहला शक्तिशाली शासक है वो क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम है। इसका राज्याभिषेक हुआ है 319 ईस्वी में और इसी समय गुप्त वंश की स्थापना मानी जाती है, गुप्त सम्वत की शुरुआत। नेक्स्ट, अशोक हैं, समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त सेकंड हैं और स्कंदगुप्त हैं। इधर इनकी उपाधियां हैं, विरुद्ध यानी उपाधियां। आपको जो आता है वो पहले लगाइए। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं यदि एक भी आप लगा ले रहे हैं तो कम से कम 2 विकल्प हटा देंगे। तो ये 2 विकल्प हटा देंगे तो टिक जरूर करना है कोई ना कोई ऑप्शन। अशोक को कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं? अशोक जो है देवानाम्प्री या प्रियदर्शी, इस तरह की उपाधियां अशोक की। तो एक का हो गया, दो, एक का दो। अब देखिए ऑप्शन में एक का दो किसमें? सिर्फ एक ही है। अब देखिए कोई ऐसी छोड़ देगा। अब एक भी आपको आता है तो सी ऑप्शन तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को, कि अशोक प्रियदर्शी हो गए, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नहीं पता, कोई बात नहीं। अगला देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो विक्रमादित्य थे। अभी कई बार बता चुका हूं, चंद्रगुप्त सेकंड क्या थे? विक्रमादित्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन से तो लगा ही चुके हैं। समुद्रगुप्त क्या हो गया? परक्रमांक। और स्कंदगुप्त क्या हो गया? क्रमादित्य। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 56। 56 नहीं, क्या है? 53 क्वेश्चन नंबर है। लिखा है, नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हम जानते हैं कि गंगा घाटी और गुप्त काल में जो गंगा घाटी के आसपास के जो महत्वपूर्ण शहर थे, जो बहुत पहले समृद्ध थे, वो गुप्त काल आते आते या कि वो पूरी तरह से गांव बन गए हैं या फिर खुद ही लोगों ने उनको छोड़ दिया, उसकी जगह दूसरे शहरों ने ले लिया। तो ये कभी पूछा जाए आपसे कि नगरों का क्रमिक पतन, धीरे धीरे नगरों का पतन होना शुरू हो गया, किसके समय में? तो ये है गुप्तों के समय में। जब ह्वेनसांग आता है यहाँ पे तो पाटलिपुत्र जाता है, तो पाटलिपुत्र बताता है कि ये गांव बन चुका है पाटलिपुत्र, और कभी ये कितना समृद्ध शहर था। मौर्यकाल, नंद वंश और इन सब की राजधानी रहा है पाटलिपुत्र, जो कि गुप्त काल तक आते आते गांव बन गया था। मथुरा जैसा जो नगर था, जो कपड़ा वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध था, उसका पतन हो चुका है। कुम्भरहार, जहां पे इतना महल बने थे लकड़ी के, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि क्रमिक पतन किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से। उसकी जगह पे नए और शहर उदय होंगे, जैसे उज्जैन बहुत प्रसिद्ध शहर हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो मंदिरों और ब्राह्मणों को जो दान देने की परंपरा है, वो शुरुआत तो दक्षिण भारत से हुई, लेकिन सबसे जो अधिक दान दिए वो हैं गुप्त वंश ने। उत्तर भारत में जो इसकी शुरुआत है भूमि दान, तो वो गुप्त शासकों ने शुरू किया। इसमें जिस व्यक्ति को ये दान मिल जाती थी भूमि, तो वो उतने राजस्व का एक तरह से मालिक हो जाता था। मंदिरों के साथ साथ कई जो गुरुकुल हैं वो संचालित होते थे उसी पैसे से। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 हो चुका है, प्रश्न नंबर 55 है। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल जो है स्वर्णयुग कहा जाता है?
तो इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि कई इसमें महान शासक हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, इनका बहुत श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि खूब हुई है साम्राज्य की इस समय भारत की, धार्मिक सहिष्णुता का काल है ये। इसमें देखेंगे तो बौद्ध धर्म का भी नालंदा विश्वविद्यालय बन रहा है बौद्ध धर्म के लिए, साथ में भागवत धर्म का भी विकास हो रहा है, तो बहुत ही ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता का काल है। साहित्य का काल है ये, कितनी कालजयी रचनाएं उस समय की हैं। मृच्छकटिकम देख लीजिए, चाहे कालिदास की कोई रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, तो इस तरह की रचनाएं, तो साहित्य का काल भी कहा जाता है। विज्ञान कला तो है ही, अभी हमने बात किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, टेक्नोमेट्री, चक्री, चतुर्भुज, इन सब की जो जानकारी है सबसे पहले वो सब गुप्त काल में है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। 55 प्रश्न नंबर देखेंगे। 56 प्रश्न नंबर है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। स्त्रियों से पुरुषों की बराबरी देखा जाए तो ऋग्वेद के बाद में, वो भी ऋग्वेद का बहुत प्रारंभिक समय, उसमें भी बराबरी बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद तो कभी हुई ही नहीं है किसी भी समय में। आज के यदि समय से कंपेयर करके देखेंगे तो हर एक समय में, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, इतना स्वर्णिम था जबकि, चाहे चोल के समय में हो, स्त्रियों की पुरुषों से कोई बराबरी नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो गुप्त काल में एक केवल रानी प्रभावती को छोड़ के किसी भी महिला का शासन नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए कैसे कहा जा सकता है पुरुषों की बराबरी थी। तो क्या है, इनमें से कोई भी नहीं, ये सही होगा। 56 हो गया प्रश्न। 57 प्रश्न देखते हैं। लिखा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो ये जो भू राजस्व की दर है पूरे प्राचीन भारत में लगभग समान रहेगी। कितनी, 1/6। ये मौर्य काल में भी यही है। जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें 1/6 भाग की बात की गई है। मेगास्थनीज की इंडिका में भी है। और इसी तरह से मौर्योत्तर के बाद में भी जितने शासक आए, इन्होंने भू राजस्व दर 1/6 ही रखी है। गुप्त में भी कितना है, भूमि का 6ठा भाग, जितना उपज हो रही है उसका 6ठा भाग देना होता था भू राजस्व में। ये जब दिल्ली सल्तनत और उसके आसपास से बढ़ के हो जाएगी 1/3 तक, 1/2 तक, अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में, दिल्ली सल्तनत में, मराठा के समय में, ये बहुत ज्यादा थी दर। एंसेंट में 1/6 रहेगी। अगला है धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है। तो धर्मशास्त्र में भी कितनी है, ये भी 1/6 ही है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था उपज का, 6ठा भाग। इस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था। अप्रहत यानी जिससे राजस्व नहीं प्राप्त हो रहा है वो अप्रहत है। राजस्व किससे नहीं प्राप्त होगा, जो खलिहान होगा या फिर जहां जंगल लगा होगा, जिस भूमि पे खेती नहीं हम कर सकते, वो अप्रहत हो गया। बिना जोती हुई जंगली जो भूमि है वो क्या है, अप्रहत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। देखिए कुल्ल्यावाप में जो वाप है, वाप का मतलब होता है बीज बोना या बोना, तो ये बीज बोने से संबंधित है। और कुल्या का मतलब हो गया एक उस समय बर्तन होता था, बड़ा बर्तन होता था, कुलक, उससे बना है कुल्या। द्रोणवाप एक द्रोण लकड़ी का बर्तन होता था, पानी रखते थे, वो हो गया द्रोण। तो एक द्रोण से हम कितनी खेती में बीज बो सकते हैं, कितनी भूमि, तो वो कुल्ल्यावाप द्रोणवाप एक तरह से क्या हो गया, वो भूमि माप हो गया। एक कुल्ल्यावाप से लगभग 15-16 एकड़ भूमि होती थी, तो 15-16 एकड़ को कुल्ल्यावाप कहने लगे। 15 से 16 एकड़ ये बड़ी है नाप। इसी तरह द्रोणवाप जो है वो छोटी है, 1.5 से 2 एकड़। समझ गए इस बात को, कुल्ल्यावाप और द्रोणवाप ये भूमाप की विधियां। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। गुप्त साम्राज्य में पूछा है, जिन पे टैक्स नहीं दिया जाता था, कृषि योग्य भूमि दी जाती थी। किसको दी जाती थी, अभी हमने बात किया ब्राह्मणों को और मंदिरों को। ठीक है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या होता था, ये जो भूमि दी जाती थी ब्राह्मणों को, इसका उद्देश्य होता था कि धर्म का प्रचार प्रसार होगा, धर्म का प्रचार प्रसार, साथ में मंदिरों की स्थापना, और मंदिरों के साथ गुरुकुल बनते थे, गुरुकुल संचालित होते थे, तो इसका जो टैक्स आता था यहां भी लगेगा। इन गुरुकुलों में जो उस समय राजकुल के लोग और जो उच्च वर्ण के लोग जो समय माने जाते थे, जो पुरुष थे अधिकतर, वो अध्ययन करते थे। समझ गए, तो क्या होगा, कर रहित भूमि किसको गुप्त काल में प्रदान की गई है, तो ब्राह्मणों। आगे प्राचीन काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे, सिंचाई वाला जो कर है, सिंचाई पे जो लगता था, उसको कहते थे विदक भागम। क्या कहते थे, विदक भागम। नेक्स्ट, उदरंग जो है वो भूमि कर होता था। उदरंग क्या होता था, उदरंग है भूमि कर। हिरण्य जो है, ये मौर्य काल में जो लोग नगद जो टैक्स इकट्ठा होता था, तो कहते थे हिरण्य, नगद टैक्स जितना इकट्ठा होता था। उपरनिका, तो ये राजपूतों के समय में शुरू हुआ था, जो ग्रह कर था। भूमि पे जो, भूमि मानी जाती थी राजा की संपत्ति है, भूमि पे जो घर बनाएंगे
तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ग्रह कर होगी। ठीक है, तो सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम, याद रखेंगे सिंचाई कर क्या है, विदक भागम। तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? वारंगल जो कि तेलंगाना में है, ये यहाँ काकतीय राजाओं का शासन था और ये लोहे के लिए फेमस था। लोहे की खदानें भी थी, लोहे के यहाँ पे उपकरण और यंत्र बनाए जाते थे, यहाँ से धातु कर्म के साक्ष्य मिले, तो ये लोहा हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 65। 65 प्रश्न नंबर है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय में के संदर्भ में नगर घंटाशाला, घंटाशाला, कदूरा और चौल ये किस लिए विख्यात थे? तो ये सभी देखिए बंदरगाह शहर हैं उस समय के, जैसे मुंबई है आज के समय में, चेन्नई है जो समुद्र तट के किनारे हैं, तटीय, उसी तरह से ये तटीय नगर थे जहां से समुद्री व्यापार होता था, तो बंदरगाह शहर इनको कहते थे, समझ गए। जैसे चौल जो है वो पश्चिमी तट पे बहुत प्रसिद्ध था, गुजरात के आसपास था चौल। और बाकी ये सभी जितने हैं, घंटाशाला हो गया, कदूरा हो गया, ये सभी पूर्वी तटी पे थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। दूसरा लिखा है कि शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, ये नहीं होगा। उत्कृष्ट प्रस्तर कला, पत्थर की कला थी, उससे संबंधित है, नहीं। बौद्ध धर्म के स्थल है, नहीं। क्या होगा? ये बंदरगाह थे, बंदरगाह शहर थे। नेक्स्ट 66 देखिए क्या है, तोरमान किस जातीय दल का था? तो तोरमान देखिए क्या था, ये हूण था। क्या था? हूण। पहला जो हूणों का आक्रमण हुआ है वो हुआ है स्कंदगुप्त के समय में, लेकिन जो दूसरा आक्रमण हुआ है तोरमाण के नेतृत्व में, ये सफल हुआ है, हूणों की विजय हुई है गुप्तों पर इसमें। तो तोरमाण जो है वो क्या है? ये हूण है, हूण शासक, और गुप्तों का यहां से पतन प्रारंभ हो गया। नेक्स्ट 67 निम्न में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया? तो अभी हमने बात किया कि गुप्तों के समय में बार बार हूणों के आक्रमण होंगे, तो उसमें कई बार जो है हार होगी हूणों की, कई बार जीत होगी, लेकिन गुप्त साम्राज्य को हर बार कुछ ना कुछ क्षति पहुंचेगी ही, आर्थिक नुकसान होगा उसका। तो चीनी यात्री जो ह्वेन सांग है उसका एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किसका? ह्वेन सांग का। तो इससे जानकारी मिलती है कि गुप्त नरेश जो नरसिंह थे, नरसिंह गुप्त बालादित्य पूरा नाम था, और उसके बाद में जो मालवा के नरेश थे यशोधर्मन, उन दोनों ने मिहिर कुल को पराजित किया है। ठीक, तो इसका क्या होगा? यशोधर्मन। कहां के थे ये? मालवा नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 हो गया। 68 है, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। 6ठी शताब्दी में पूछा है, तो हमने भी बात किया था थोड़ी देर पहले चीनी यात्रियों के क्रम की, याद है? कौन से क्वेश्चन में बात किया था? 26 नंबर क्वेश्चन में मैं बताया था कि फायान जो है ये तो चौथी सदी में आया है, 399। 399 कौन सी सदी होगी? चौथी सदी। और युआन और ये सब इतसिंह 7वीं सदी के बाद आया है। ये तो जो सुंगयुन है, फायान आया, फायान के बाद में सुंगयुन आया। सुंगयुन कब आया है? 518। और 518 को कौन सी सदी कहेंगे? शताब्दी कहेंगे, 6ठी शताब्दी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने कर लिए हैं? 68 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 69 क्या है? 69 है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब किया है? तो अभी 518 होता है, 518 के आसपास देखिए निकटतम कौन है, इनकी एग्जैक्ट डेट बताना बहुत मुश्किल है। तो यदि हम सुंगयुन याद रखेंगे, अब देखिए वो ट्रिक से ही सारे याद कर सकते हैं आप लोग। फांसी हुई, फा से फायान, फिर सा से सुंगयुन, फिर हा से ह्वेनसांग और ई से इतसिंह। सुंगयुन 518 ईस्वी में। 518 के आसपास का कौन सा देखिए, तो ये पहले ऑप्शन 515 से 520 के बीच का बताया जा रहा है समय इसका, तो ये ज्यादा निकटतम है। 69 हो गया। 70 देखिए, कथनों को पढ़ना है ध्यान से, फिर लिखा है कि कौन सा सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। तो देखिए ये मौर्य काल से एक डिफरेंट चीज यहाँ देखने को मिल रही है। कौन सी? देवी अधिकार, राजा में देवत्व का सिद्धांत जो है वो आ गया था यहाँ। दूसरा है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तो नितांत केंद्रीकृत था कि सामंतवादी था? सामंतवादी था, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नितांत केंद्रीकृत नहीं था, जबकि संघात्मक टाइप का था, यानी साम्राज्य साम्राज्य के नीचे, जैसे आज के समय में देश किसमें बटा है? राज्यों में बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज्ड, वैसे ही था गुप्त साम्राज्य। तो एक दूसरा गलत। तीसरा है उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, हमने पढ़ चुका कि उस समय पढ़ चुके हैं कि उसमें ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमिदान देने की परंपरा शुरू हुई। तो एक सही है और 3 सही है, 2 गलत है, सी ऑप्शन सही। 70 71 देखिए, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, विष्टि इसको कहा जाता था, उसके संदर्भ में बताना है। तो विष्टि का मतलब बेगार भी होता है। क्या है? बेगार, यानी ऐसे काम का जिसका पैसा नहीं मिलेगा उसको क्या कहेंगे? बेगार कहेंगे। तो कई अभिलेख हैं, जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय का एक उदयगिरी की गुफा पे एक अभिलेख मिला है, और एक प्रभावती गुप्ता का रिद्धिपुर में मिला है अभिलेख। तो इसमें जो है
यही बेगार का यानी विष्टि का बहुत बार उल्लेख है। एक तरह का टैक्स के साथ में इसको रखा गया है कि कोई यदि अवसर होगा गुप्त काल में, कोई अवसर होगा, जैसे राज्य में राज्याभिषेक हो रहा है या कोई सम्मेलन हो रहा है, तो जितने भी राज्य के मजदूर हैं, कारीगर हैं, कृषक हैं, ये सब अनिवार्य रूप से राजा को अपनी सेवा देंगे और उनके बदले में कोई भी पैसा उनको नहीं दिया जाएगा, वो उनका धर्म माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज था, हर परिवार से एक व्यक्ति इसमें जाता था। तो पहला देखिए क्या, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। सही बताना कि गलत बताना, कौन सा एक सही है? एक बताना है सही, तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि कौन ज्यादा सही है। आय का एक स्रोत कह सकते हैं क्योंकि इससे जो है क्या होती थी, आय में एक तरह से बचत होती थी, था तो ये टैक्स ही एक तरह का कि काम कर रहे हैं, जनता एक तरह से वो कर के रूप में काम कर रही है राजा का। ये सही हो सकता है, इसको देखेंगे भी, लेकिन और कथन पढ़ लेते हैं। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान था। एक ध्यान रखेंगे, जो इस तरह के शब्द होते हैं इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है और बहुत कम सही होते हैं। पूर्णतः कोई चीज कैसे हो सकती है, एक्सेप्शन होते हैं हर जगह। तो मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः विद्यमान थी, तो ये सही नहीं होगा, गलत होगा। अगला, बाला श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, एकदम गलत है, कोई भी इनको मजदूरी प्राप्त नहीं होती थी इसके बदले। फिर लिखा है मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बाला श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था, तो इस तरह का भी कोई उल्लेख नहीं है कि परिवार से बस एक लोग कोई जाता था, हर कोई तो इस तरह से होता था। तो कौन बचा, पहला ही कथन बचा जो कि सही है। 71 प्रश्न नंबर हो चुके हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 72। प्रश्न नंबर 72 है कि कहा जाता है शतरंज खेल का उद्भव जो है वो कहाँ हुआ है। शतरंज खेल का जो उद्भव माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, भारत। महाभारत में जो है इसका उल्लेख है, महाभारत में इसको क्या कहा जाता था, चतुरंग कहा जाता था। देखे होंगे अब शकुनी और कौरव पांडव सब जो है खेलते हैं, तो उससे मिलता जुलता था। बाद में इसका थोड़ा सा रूप परिवर्तित होकर ये शतरंज हो गया। बाद में ये ईरान गया, भारत से, ईरान से यूरोप पहुंचा। ठीक है, पूरे देश में जाना जाता है। तो शतरंज की जो उद्भव है, हमेशा ध्यान रखना, शतरंज का उद्भव भारत में हुआ है। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी बात किया था। मृच्छकटिकम किसने लिखा है, शूद्रक लिखा है। किसने, शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है मिट्टी की गाड़ी। ये जो कहानी है बहुत अच्छी, इसमें चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा है। ठीक है, चारुदत्त जो होता है वो एक धनी व्यापारी का लड़का है, धनी व्यापारी है, और जो बसंत सेना है वो नर्तकी हैं उसकी पुत्री है, गणिका कहते थे। इसमें बसंत सेना की हत्या का जो आरोप लगता है चारुदत्त पे, और उसको फांसी की सजा होती है, लेकिन बिल्कुल फांसी होने के समय सत्य का पता चलता है कि वो निर्दोष है। तो ये जो कहानी है, इस पूरी नाटक में जो अन्य सामग्री है उससे पता चलता है कि गुप्त शासन व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था उस समय। उज्जैनी के आसपास वो कहानी है, अधिकारी किस तरह के थे वहां पे। उससे भी जानकारी मिलती है कि जो शूद्र और महिलाएं हैं, शूद्र और महिला, उनको भी महाकाव्यों का उस समय तक पुराण और महाकाव्य सुनने का अधिकार मिल गया था, वो सुन सकते थे सिर्फ। समझ गए? तो ये यदि आपको नाटक देखना है तो यूट्यूब पे मृच्छकटिकम नाम से है भी, भारत एक खोज के नाम से जो सारे एपिसोड भारत सरकार के उस पे हैं चैनल पे, उस पे देख सकते हैं। मृच्छकटिकम भारत एक खोज लिखिएगा, आ जाएगा। तो यदि गुप्त साम्राज्य के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, समाज का, गुप्तकालीन समाज का, प्रशासन का, तो ले सकते हैं वहां से आइडिया। तो क्या होगा, इसमें एक धनी व्यापारी चारुदत्त, चारु का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला, चारुदत्त, और गणिका की पुत्री जो है उसका नाम है वसंत सेना। वसंत सेना इसकी कहानी। अगला, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्राचीन भारत में हम देखते हैं 6 दर्शन जो वेदों की मान्यता देते हैं, इनको षट दर्शन कहा जाता है, आस्तिक दर्शन है सभी। तो इनकी बात की गई है, जिसमें मीमांसा जिसके प्रतिपादक जैमिनी है, न्याय दर्शन जो है गौतम है जिसके प्रतिपादक गौतम ऋषि, योग दर्शन के महर्षि पतंजलि हैं, सांख्य दर्शन के कपिल हैं, कपिल मुनि, वेदांत के बद्रायण मुनि, और वैशेषिक के कणाद। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से एक तरह से गुप्त काल के बाद में अब थोड़ा सा दर्शन का भाग है, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल है। तो इसमें बहुत क्वेश्चन है, 150 करीब क्वेश्चन, इसको 2 वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सांख्य कपिल मुनि है, ये बता दिए, षट दर्शन, और षट दर्शन से ही हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो की। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।